मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव को समर्पित ये पूरी श्रृंखला है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि भारत में अंग्रेज कैसे आए, उन्होंने पांव कैसे जमाए और किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने उन्हें भारत से बाहर किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों का आगमन किस तरह से हुआ। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों का आगमन के बारे में यह है कि वहां पर 31 दिसंबर 1600 को एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चार्टर दिया, ये घोषणा किया कि वो जो एशियाई देश हैं या जो पूर्वी देश हैं उन देशों में जाकर 15 वर्षों तक उन्हें व्यापार का एक अधिकार मिला। ये अलग बात है कि बाद में जब ये कंपनियां भारत या अन्य देशों में आई, तो खासकर हम भारत की चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो भारत में आने के बाद उन्हें 20-20 सालों का ये चार्टर दिया जाने लगा, उनको जो है वो बढ़ाया जाने लगा। तो ये एक चेंज आया उनके चार्टर में। और जब वो भारत में पहली बार आए तो जिस जहाज से वो भारत में एंटर किए उसका नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जहाज से भारत में पहली बार आए और उनका एक प्रतिनिधि, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि जो है वो पहली बार, उस समय मुगल शासक थे जहांगीर, और वो प्रतिनिधि जो मिला उनसे जाकर के, उनका नाम था हॉकिंस। और वो वहां पर उनसे जाकर के मिला और उनसे उन्हें मदद मांगी कि आप हमें छोटा मोटा व्यापार करने की इजाजत दीजिए। और ऐसे शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधि। अब वो लोग धीरे धीरे व्यापार करने लगे, छोटा मोटा व्यापार करने लगे भारत में। भारत से कुछ चीज ले जाते थे, कुछ वहां से लेकर आते थे, ये सब चलता रहा। 1698 ईस्वी में जाकर के एक बड़ा पड़ाव ये आया कि बंगाल के सूबेदार अजी मुसान, बंगाल के सूबेदार थे अजी मुसान, उन्होंने कंपनी को 3 गांव जो है किराए से दिया और बोला ठीक है, यहाँ पर जो है तुम काम करो, व्यापार करो और यहाँ से थोड़ा बहुत टैक्स भी वसूलो। वो 3 गांव कौन से थे? सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर। सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर। और इसके लिए 12,000 रुपए भी अजी मुसान को मिले। और ये जो तीनों गांव थे, इन्हीं तीनों गांव को डेवलप किया एक जॉब चारनाक नाम का एक व्यक्ति था। जॉब चारनाक नाम के व्यक्ति ने, जो आज कलकत्ता के रूप में आपको विकसित रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। अब देखिए, धीरे धीरे होता ये है कि कुछ उस समय के जो स्थानीय शासक हुआ करते थे, जैसे कि सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कुछ व्यापारिक टकराव शुरू हुए और कुछ टैक्स के वसूली को लेकर भी टकराव शुरू हुए। तो एक बड़ी घटना होती है वहां पर। घटना क्या होती है कि सिराजुद्दौला ने, जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारी और उनके जो परिवार के सदस्य थे उनको जो है पकड़ करके उन्होंने क्या किया कि एक जो वहां पर फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम एक बड़ा सा महल था, अंग्रेजों ने ही बनवाया था अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए, उसमें पकड़ के छोटे से कमरे में बंद कर दिया। क्योंकि वो छोटा मोटा बैटल हुआ था और उस बैटल के बाद वो लोग पकड़े गए थे, तो एक कमरे में बंद कर दिया। वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें जो है 146 लोग थे और उसमें से 3 दिन बाद जो है कुछ ही लोग बच पाए थे। तो संख्या के बारे में और इस घटना के बारे में ज्यादा कुछ प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन हॉलवेल जो एक इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी कुछ किताबों में इसका जिक्र किया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों के साथ जो व्यापार के बाद जो झगड़ा शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ। तो इसके बाद ये होता है कि भाई उनसे दुश्मनी हो गई। अब दुश्मनी हो गई तो 23 जून 1757 को पलासी नामक जगह पर, जो कि नदिया जिले के पास पड़ता है, पलासी नामक जगह पर जो है एक लड़ाई होती है, छोटा सा झड़प कह सकते हैं। वो सिराजुद्दौला और जो है ब्रिटिश जो प्रतिनिधि थे उनका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश सेना का क्लाइव, और इसमें सिराजुद्दौला जो है पराजित होते हैं। लेकिन पराजित होने का कारण जो है सिराजुद्दौला की कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, बल्कि एक धोखा था जो उसके ही एक व्यक्ति ने, जिसका नाम
मीर जाफर था, जो आप जानते भी होंगे। मीर जाफर का नाम बहुत प्रचलित है, कोई भी धोखा देता है तो उसको बोलते हैं भाई मीर जाफर क्यों बन रहा है। तो वो मीर जाफर ने उनको धोखा दिया और जिसके कारण सिराजुद्दौला पराजित हुए। और ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है पहली पकड़, मतलब शुरुआती पकड़ बनाने का यहां पर मौका मिला। इसके बाद दूसरा झड़प होता है 1764 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में देखिए बहुत बड़ी सफलता ईस्ट इंडिया कंपनी की मिल जाती है, क्योंकि इसमें तीन जो बादशाह हैं, तीन जो रूलर हैं, वो एक साथ पराजित हो जाते हैं। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब जो हैं वो मीर कासिम, ये तीनों एक साथ लड़ते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सामने ये तीनों ही पराजित हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध है ये पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो है एक शासन की व्यवस्था को जमाने वाला जो है एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। पलासी का युद्ध तो शुरुआत था, लेकिन बक्सर के युद्ध से उनके पांव जो है मजबूती से जम गए। लेकिन इसी समय दक्षिण भारत में एक और रूलर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, और उस व्यक्ति का नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से पहले उसके पिता थे हैदर अली, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, लेकिन अल्टीमेटली बात यह हुई कि टीपू सुल्तान जो है वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, यानी चौथा जो ब्रिटिश मैसूर वार होता है, युद्ध होता है, उसमें वो हार जाते हैं और उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए उत्तर और पूर्वी भारत में भी अंग्रेजों के पांव जम गए, और इधर दक्षिण भारत मैसूर में भी अंग्रेजों ने अपने पांव जमा लिए, और इस तरह से भारत के एक बड़े हिस्सों पर अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी साख बना ली। और यहीं से शुरुआत होती है इनकी शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप की। अब जगह जगह ये शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे, लेकिन हमारे देश के लोग जगह जगह इनका विरोध भी कर रहे थे। तो हम आपको 1857 का जो विद्रोह है, उस विद्रोह पर जाने से पहले भी आपको हमने बताया है कि 1857 से पहले भी बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज थे, बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। जैसे देखिए इधर जो छोटा नागपुर का एरिया था, वहां पर एक विद्रोह हुआ, हो मुंडा रिवोल्ट। उसमें हो जनजाति और मुंडा जनजाति, इन्होंने छोटा नागपुर के एरिया में, जो कि आजकल झारखंड वगैरह का एरिया हो गया है, यहां पर विद्रोह किया। अच्छा, इससे पहले भी देखिए सन्यासियों ने भी विद्रोह किया। जो सन्यासी थे बंगाल के, 1857 से पहले ही 1763 से 1800 के बीच, बिटवीन 1763 टू 1800 बंगाल के सन्यासियों ने, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई और अकाल भी पड़ गया था और अंग्रेज जो है उनको अलग परेशान करते थे, तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष किया। और इस संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे केना सरकार और दीजी नारायण। और आप बोलेंगे ये कहां मिलता है ये जिक्र? तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब है आनंद मठ, उसमें इस घटना का पूरा जिक्र है कि केवल किसानों, मजदूरों और आदिवासियों ने नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ उस समय भारत के सन्यासियों ने भी संघर्ष किया। तो हो मुंडा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। इसी तरह से सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग यानी बिहार और झारखंड का जो एरिया था, उधर कोल लोगों ने, कोल जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया सुरगा और सिगराई के नेतृत्व में। संथाल जो है दामन एक कोह, ये भागलपुर और झारखंड यानी बिहार और झारखंड के बीच का कुछ एरिया है, उसको दामन एक कोह कहते हैं। तो दामन एक कोह में रहने वाले कुछ संथाल जनजाति के लोग जो है, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। और अहोम,
अहोम जो है वो असम के रहने वाले लोग थे, असम के ट्राइब पीपुल थे। 1828 के आसपास गोमधर कुंवर के नेतृत्व में उन्होंने भी विद्रोह किया। फिर एक मुंडा विद्रोह जो बहुत चर्चित विद्रोह है, झारखंड से रिलेटेड है, छोटा नागपुर एरिया से रिलेटेड। 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाने जाते हैं, जनजातियों और पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। इन्होंने भी बहुत ही शानदार ढंग से जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और इस विद्रोह को जो है उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने यानी बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान घोषित करते हुए कहा कि भाई देखो, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का हमको आदेश मिला है हमारे ईश्वर से, इसीलिए अपना तन मन धन लगा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करो। इधर पंजाब में कूका विद्रोह भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। इधर नागालैंड में जो है उनके वहां पर एक बहुत ही युवा क्रांतिकारी जो है जदोनांग थे। वैसे ये विद्रोह बाद में हुआ है लेकिन इसका जिक्र करना यह जरूरी है। जदोनांग जो कि नागालैंड के एक विद्रोही क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उनकी बहन रानी गैडिनेल्यू जब जदोनांग को फांसी दे दी गई तो उसके बाद रानी गैडिनेल्यू ने भी अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया। तो यहां पर हमने कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो कि 1857 के विद्रोह के अलावा, मतलब उसका कोई बहुत बड़ा एरिया में रिवोल्ट नहीं हुआ, लेकिन जहां पर भी चाहे वो आदिवासी थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो सन्यासी थे, चाहे जिस भी तरह के लोग थे, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों का विरोध 1857 या उसके बाद ही हुआ या 1857 के बाद ही कुछ लोगों ने विद्रोह किया, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ रिवोल्ट लगातार चलता रहा, भले ही वो छोटे स्तर पर हुआ। अब यही सब रिवोल्ट जो है, असंतोष जो है वो बढ़ता चला गया और एक बड़े पैमाने पर रिवोल्ट होता है 1857 में, 1857, जिसके बारे में विस्तृत रूप से एक अलग वीडियो में आपको बताया जा चुका है जो हमारे ही चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं संक्षेप में आपको बता दूं इस श्रृंखला में कि 1857 के रिवोल्ट के पीछे जो एक प्रमुख कारण था वो थी डलहौजी की हड़प नीति। और इसी हड़प नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी, बड़ार, हैदराबाद, इन सब जगहों के शासकों को खत्म करके और उसकी जगह पर ब्रिटिश शासन को स्थापित जो है वो कर लिया था। इसके कारण भी जमींदारों में, शासकों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, किसानों में बहुत गुस्सा था और सैनिकों में बहुत गुस्सा था। इसी गुस्से का पहला इजहार तब होता है जब 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अपने एक अफसर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उन्होंने 34 नेशनल इन्फेंट्री के सैनिक थे वो उन्होंने हियर से, उनके जो अधिकारी थे उनको गोली मार दी। और इसके बाद मंगल पांडे के साथ जो हुआ, उन्होंने फांसी दे दी गई और उसके बाद सैनिकों में भयंकर गुस्सा फैल गया पूरे देश में, क्योंकि उनका जो विरोध था वो इस बात पर था कि अंग्रेज जबरदस्ती कर रहे थे कि चर्बी लगे कारतूस जो है उसको खोलने के लिए, उसके बैग को खोलने के लिए जो है दांत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस बात से बहुत से सैनिक नाराज थे और मंगल पांडे भी इस बात से नाराज थे और उन्होंने इसका विरोध किया। अंत में यह होता है कि 10 मई 1857 को पूरे मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद और जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर के और भी पूरे क्षेत्र में फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे झांसी में, इलाहाबाद में लियाकत अली और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले वीडियो में हम इसके आगे की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपसे लगातार संपर्क में बने रहेंगे। धन्यवाद।